ये पिछले साल सीटेट पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। 2021 का पेपर है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन 1 है, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास एक धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। 2 बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 3 में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। 4 अनियमित और असंबद्ध होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है बाल्यावस्था की अवधि में 2 बहुस्तरीय और मिश्रित विकास जो है देखने को मिलता है। ये 1 का जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। 1 बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। 2 विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। 3 वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। 4 वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही उत्तर है इसका विकल्प 1 बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। आगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न कहता है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 1 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में सामर्थ्य हैं। 2 केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। 3 संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। 4 प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या है। आप सबको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है 1 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। 1 दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। 2 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 3 यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सबको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है 2 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। आगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, 1 स्थानिक मनोवैज्ञानिक, 2
अंतर्वैयक्तिक विक्रेता। 3 भाषिक मूर्तिकार। 4 शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका चौथा विकल्प सही है, शारीरिक गति संवेदना और खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। 3 बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। 4 स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। इसका सही उत्तर आप सभी दें। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही उत्तर है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन 1 सही है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन एक बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। 2 बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। नंबर 3 विचारकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। 4 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही उत्तर इसका है विकल्प 4 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। 1 लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। 2 समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। 3 एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। 4 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। आपको इसका सही आंसर बताना है। थोड़ा समय देते हैं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। समय समाप्त हुआ। इसका सही विकल्प है 4 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। 1 गुण और साधन। 2 एक रुकावट। 3 एक समस्या। 4 एक व्यवस्थागत मुद्दा। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 कहता है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें 1 अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। 2 अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। 3 बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और
दंड का प्रयोग करता है। 4 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका सही विकल्प आप बताएं। हम आपको थोड़ा समय देते हैं। अब समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 4 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह बाल केंद्रित कक्षा है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? 1 लेओ वाइगोत्स्की, 2 जीन पियाजे, 3 अल्बर्ट बंडूरा, 4 B.F. स्किनर। इसका सही उत्तर बताइए। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ये सांस्कृतिक उपकरण को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों के। तो लेओ वाइगोत्स्की इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न कहता है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? 1 बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, 2 त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, 3 बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट, 4 छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। आपको समय देते हैं। इसका सही उत्तर आप बताएं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, यानी कि चौथा विकल्प जो है इसका सही है। बाकी सभी जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 प्रश्न में समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। कौन सा विचार अंतर्निहित है? 1 बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। 2 बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। 3 अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। 4 दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने के अधिकार हैं। आगे आप इसका सही उत्तर बताएं। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? 1 चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। 2 वह प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। 3 प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। 4 रटने पर आधारित परीक्षा देकर। इसका सही उत्तर बताएं। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को हम संबोधित कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहती है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके
एक, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। 2, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। 4, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। इसका सही उत्तर बताइए, आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से पठन वैफल्य बच्चों की पहचान की जा सकती है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 आपका कुछ इस तरह से है। प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? इसके विकल्प हैं अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। 3, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। 4, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और शिक्षार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर आप सभी बताएं। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यह प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बिल्कुल गलत पद्धति है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है, कौन सी है? 1, का कोई प्रभाव नहीं होता। 2, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 3, का कोई आपसी संबंध नहीं है। 4, की भूमिका नगण्य है। आपको समय देते हैं, इसका सही विकल्प बताइए। हाँ, समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प 2 है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को 1, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वह अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएं। 2, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करने उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। 3, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। 4, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। इसमें से सही विकल्प कौन से हैं वो आपको चुनने हैं। 1, 3 है। 2, 3 है। 3, 3, 4 है, या 4, 2, 3, 4 चारों के चारों है। अब आपको थोड़ा समय देते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिर इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए 1,
विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं, और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। यानी इसका जो विकल्प है वो पहला सही है। 19 अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। 1 जटिल कोमा सक्रिय, 2 सरल कोमा रैखिक, 3 सरल कोमा व्यक्तिगत, 4 जटिल कोमा निष्क्रिय। इसका सही उत्तर आप सभी बताएं। थोड़ा समय देते हैं आपको। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है जटिल और सक्रिय, यानी अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। आगे प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। 1 टालना, 2 उपेक्षित करना, 3 समझना, 4 अनदेखा करना। इसका सही विकल्प बताइए। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प 3 है समझना, यानी अपनी कक्ष में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए। वातावरण के 1 सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, 2 प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, 3 भयावह सुसाध्यक, 4 प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। इसका सही विकल्प बताएं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। विकल्प 1 सही है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? 1 पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। 2 सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। 3 वह कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। 4 प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। इसका सही उत्तर बताएं। आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 1 पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 2 बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। 3 बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है। 4 बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। इसका सही विकल्प बताएं। थोड़ा समय मिल लेकर के। समय समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 2 बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते
और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। एक, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। 3, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक यानी पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। 4, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। इसका सही विकल्प आप बताएं। थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, यानी इसका विकल्प 2 सही है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से एक, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। 2, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। 3, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। 4, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी रुकावट पैदा करती है। इसका सही विकल्प बताएं। थोड़ा सा समय देते हैं। इसका सही विकल्प है 1, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 26 है। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। 1, अध्यापक केंद्रित। 2, प्रगतिशील। 3, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। 4, व्यवहारवादी। थोड़ा समय आपको देते हैं, सही विकल्प चुनिए। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 2, प्रगतिशील। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। आगे हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। 27 प्रश्न में है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 2, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। 3, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। 4, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। आपको थोड़ा समय देते हैं। इसका सही विकल्प चुनिए। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प 1 है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। 1, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। 2, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। 3, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। 4, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास।
आपको थोड़ा समय देते हैं, सही विकल्प चुनिए। समय सीमा समाप्त हुई। इसका सही विकल्प है 2, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश ए की भूमिका नहीं है, 2 की बहुत कम भूमिका है, 3 प्राथमिक कारक हैं, 4 द्वितीयक कारक हैं। आपको थोड़ा समय देते हैं, इसका सही विकल्प चुनिए। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 4 द्वितीयक कारक, यानी बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ, जो कि बाल विकास का यानी CDP का यह अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? 1 जीन पियाजे ने, 2 लेओ वाइगोत्स्की ने, 3 हावर्ड गार्डनर ने, 4 लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आपको थोड़ा समय देते हैं, सही विकल्प चुनिए। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है 1 जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे ने इस बात को कहा है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इस तरह से CDP का यह प्रीवियस ईयर यानी 2021 का पेपर ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।